नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, देश की पहचान किससे होती है? एक तो उसका खुद का एक संविधान हो, उसका एक झंडा हो और उसकी एक भाषा हो। जहां तक भाषा का सवाल है, जो हिंदी हमारी आज़ादी की जंग की वो इनकलाबी जुबान थी, हिंदी अंग्रेजों के जाने के बाद इस हिंदी की कितनी दुर्दशा की जा रही है, इन देश विरोधी कांग्रेसियों के द्वारा की गई। और वही दुर्दशा इस अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले बीजेपी के लोगों के द्वारा की जा रही है। आप मंत्रालयों में जाइए, हिंदी का नाटक आपको बस मिलेगा, पूरी फाइल वो रंगी होगी अंग्रेजी से। और संघ लोक सेवा आयोग में जिससे कि IAS IPS निकलते हैं, उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व इसी तरह से कायम है। कोर्टों में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व ऐसे ही कायम है। मिलिट्री में जितने कमांड हैं, उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व वैसे ही काम है। अंग्रेजी माध्यम के तमाम जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व जो है वो बदस्तूर उसमें कायम है। नौकरियां जो है उन्हीं को उपलब्ध हैं जो अंग्रेजी में फराटेदार। ये सब जो नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वालों को दिखाई नहीं पड़ता है कि हिंदी इसी देश की भाषा की कैसी दुर्दशा हो रही है। और तो और इन सबों ने हिंदी की दुर्दशा करने में वो जो हमारे, हालांकि भारतीय जनता दल उनको क्षेत्रीय भाषा भी नहीं कहता है, भारत का संविधान भी उनको क्षेत्रीय भाषा भी नहीं कहता है, और भारत का संविधान भी और भारतीय जनता दल भी दोनों उनको भारतीय भाषा का सम्मान वो देता है और दिया हुआ है। तो उन भारतीय भाषाओं के विरुद्ध, यानी उनके सामने इस अंग्रेजी को सब नहीं, इस हिंदी के सामने और हिंदी की प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारी भारतीय भाषाओं को खड़ा करने की साजिश की जा रही है। और अंग्रेजी इस देश में रानी बनी बैठी है, इस राष्ट्रवादी जो है वो बीजेपी के द्वारा। हिंदी के विषय में बताया गया था कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो। संविधान सभा में भी बात उठी थी और संविधान सभा में भी कुछ ऐसे तत्व थे
हिंदी विरोधी तत्व थे, देश विरोधी तत्व थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। आज भी हिंदी को संवैधानिक जो दर्जा है राष्ट्रभाषा का, वो प्राप्त नहीं है। राजभाषा मतलब है, राजभाषा से मतलब है कि जो केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में नाम मात्र को दिखाने को वो हिंदी चलती है। वो भी साल के 52 हफ्तों में सिर्फ 2 हफ्ता हिंदी के 2 सप्ताह, जिसको हिंदी पखवाड़ा कहते हैं, वो हिंदी का एक नाटक जो है सरकारी विभागों के द्वारा किया जाता है। बाकी जो 50 हफ्ते हैं उसमें अंग्रेजी का तांडव बदस्तूर कायम है। जितने भी रोजगार हैं उसमें अंग्रेजी का तांडव वो बदस्तूर कायम है। और लोग कहते हैं ना कि भाई हम तन से आजाद हो गए लेकिन मन से गुलाम हैं। तो मन से गुलाम की ये सबसे बड़ी निशानी है कि बहुत कम लोगों को ये दिमाग को झन्नाता है कि हमारे ही देश में जो हमारी हिंदी की भाषा जो है वो अंग्रेजी जो है रानी के रूप में, और उसके सामने ये दासी के रूप में बनाया गया है। ऐसी दयनीय स्थिति का आभास भी बहुत कम लोगों को हो रहा है। ये सबसे बड़ी निशानी है गुलामी की। और हिंदी को कमजोर करने वाले जो है जो हिंदी को अपमानित करने वाले, कमजोर करने वाले कोई वो नहीं है जो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी को कमजोर करने वाले जिनकी मातृभाषा हिंदी है वही लोग हैं। और सबसे बड़ी जो कमजोरी जो की गई, वही तत्व जिन्होंने हिंदू सनातन को तबाह किया। अब ये बात जब चल पड़ी है तो मोहन भागवत जो इसमें आरएसएस का प्रमुख है, उसके मुंह से अकस्मात वो बात निकल पाई भाई जाति व्यवस्था जो है वो पंडितों ने लागू किया। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि भारतीय जनता दल उनको पंडित नहीं कहता है। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहनों के जो तबका है, उनमें देश के लिए कुर्बानी देने वालों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें सम्राटवादी तत्वों ने उसी तबकों से इस हिंदू सनातन को तबाह जरूर किया है। और भेद विभेद का एक बहुत घिनौना रूप जो वो हिंदू सनातन में बने संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप में रखा गया कि ये ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है तो शूद्र है। भेद विभेद की जो है यानी सबसे घिनौना रूप। भारतीय जनता दल ये कहता है कि मानवता के खिलाफ इस तरह से घिनौना रूप सिर्फ हिंदू सनातन में ही नहीं रहा है, अन्य पंथों में भी रहा है। दास प्रथा जो ईसाई पंथ के मानने वाले हैं उन्होंने जम करके लागू किया, लेकिन आज उसको कबूलते हैं कि भाई ये हमसे गलती हुई कि हमने जो है दास प्रथा लागू किया, उसको दूर करने का भी वो प्रयास करते हैं। यहां तो मानने को ही तैयार नहीं है कि हमने जो है जो
जाति जाति पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर जाति व्यवस्था में वो परिवर्तित हुई। तो हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई। और एक को तो शूद्र बोल करके हजारों साल तक उसका शोषण किया गया और हर तरह से उसको माने यानी जानवरों से भी बदतर वो व्यवहार किया गया। आज उस गलती को भी यही जो सम्राटवादी वर्ग है, सामंतशाही वर्ग है, उसको पंडित मत कहिए। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले, त्याग बलिदान देने वाले, प्रयास करने वालों का कि एक बहुतायत है, उनकी लंबी श्रृंखला है। लेकिन और अधिकांश जो जितने भी सम्राटवादी या सामंतशाही तत्व निकले हैं, वो अधिकांश जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले तबकों से ही निकले। ये बात सत्य है। वो मानसिकता कुछ आज भी है। और सामंतशाही जो दृष्टिकोण है, सिर्फ ब्राह्मण कहे जाने वाले भाई बहनों के तबके में ही नहीं है, बल्कि वो जो है ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में भी है। और वो भेद विभेद का जहर यहां तक पहुंचा हुआ है कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी, उसमें भी स्तरीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन है, कई लेयर है, कई स्तर है। आप जाके देखिए, ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी सबसे निम्न कोट का ब्राह्मण कौन है? उपाध्याय हैं। सबसे उच्च कोट के कौन है? शुक्ला हैं। तो ये जो भावना इस तरह से है, भेदभाव की, आज भी है। जिसने हिंदू सनातन इतना पुरातन आदर्श और इतना महिमामय दर्शन का ये पंथ जो है, उसको इन्हीं सबों ने बर्बाद किया है, तबाह किया है। आज ये पिछले दरवाजे से जो है अब शासन और सत्ता पर ये काबिज हो रहे हैं। इसके पहले देश के दुश्मन सत्ता पर काबिज थे। अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों से अधिक खतरनाक, और उन कांग्रेसियों के साथ कम्युनिस्ट भी उनका समर्थन करते गए। उस इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों का समर्थन किया, और उस इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय बनवा कर दे दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। तो इन दोनों की जो मिली भगत थी, इन कांग्रेसियों की या JNPC वालों की, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस वालों की, इसने देश को हर तरह से तबाह किया, आर्थिक रूप से भी। और वो सब तो लूटते ही रहे, दंगे करवाए, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्लेआम किया। जिस दिन वो मोहनदास करमचंद गांधी 30 जनवरी 1948 को मारा गया, इन्हीं कांग्रेसियों ने, इन्हीं JNPC वालों ने हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले, इसलिए कि वो उन्होंने माना कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे। तो महाराष्ट्र में ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हजारों
ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या की इन्हीं कांग्रेसियों ने, जब 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 ये मोहनदास करमचंद गांधी 30 जनवरी 1948 को मारा गया। तो ये बहुत बड़े हत्यारे भी हैं, देश को लूटने वाले भी हैं, और देश के साथ दुश्मनी करने वाले देश के गद्दार भी हैं ये कांग्रेस वाले। लेकिन और लोग पता नहीं किस भ्रम में 60 साल तक उसको सत्ता में बिठाते रहे। लोग तो आज जिन अंग्रेजों ने इस देश को सताया, आज भी उन अंग्रेजों के भी चर्चे वो पड़े हुए हैं। और इसके पीछे जो है, जो मूल कारण है, यानी जो जिन तत्वों के द्वारा आज भी जो है, यानी मैंने खास करके इस्लाम, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने, देखिए ऐसे ये सारी बातें आपको तब निकल के आएंगी जब आप एकता को कहाँ से उसको चोट मिल रही है, कहाँ से नुकसान हो रहा है, और कौन कौन इसमें बाधक है, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। ये सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। तो खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो एक मानसिकता काम करती है, सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध एक मानसिकता काम करती है, और वो मानसिकता इतनी घातक है, मैं फिर से इसको स्पष्ट कर रहा हूं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरोधी मानसिकता को, विचारों को जहर के रूप में पाले हुए हैं। तो वो करते क्या हैं कि देश के जितने भी गद्दार हैं, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी हुई, तो उनके गद्दारी के पापों को छिपाने के लिए बस ये ढूंढते रहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी मुसलमान था, जवाहरलाल नेहरू मुसलमान यदि नहीं था तो उसके 2-3 पीढ़ी पहले वो मुसलमान थे। मतलब कि उनका यह था कि यदि उनको मुसलमान हम साबित करते हैं तो इस समाज के सबसे घृणित व्यक्ति वो बन जाएंगे। इस मानसिकता से जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ तत्व इसी में लगे हुए हैं, और इसीलिए देश के गद्दारों को इन्हीं तत्वों के द्वारा शह मिल रही है। वो तत्व जो है या तो उनको मुसलमान साबित करने में लगे हुए हैं, या उनकी व्यक्तिगत बातों में, उनके अनैतिक संबंध में, उनके और भी जो है जो व्यक्तिगत बातें हैं, इन्हीं में मानसिक रूप से उलझा करके देश के खिलाफ गद्दारी के सारे पापों को ये तत्व जो है वो ढक रहे हैं। तो इन्हीं तत्वों ने हमारे यानी हिंदू सनातन के आदर्शों को पूरा विश्व जानता है। पश्चिम के जो है वो मैंने जो जर्मनी का एक वो विद्वान था मैक्स मूलर, उसने काफी तारीफ की है, लेकिन अपने यहाँ ही जो है भेद विभेद का इतना घिनौना रूप चला कि जिसकी मिसाल कहीं मिलती नहीं है। आज लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई लोग होंगे, आखिर उनको जो अपमान मिला है तो वो उस अपमान की खींच जो है वो कहाँ निकालें। हालांकि उनकी अकल नहीं है, उनको यदि अपमान की खींच निकालना है तो जो ये
हिंदू सनातन में जो सामंतशाही वाले सोच के हैं, जिसका प्रतिनिधित्व जो है ये हिमांशु त्रिवेदी करता है। तो उस पर आक्रमण करने के बजाय वो बेवकूफ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हमारे जो है वो रामचरितमानस पर कर रहा है। उससे ज्यादा तो बेवकूफ कोई दिखता ही नहीं। यदि उसको आक्रमण करना है तो हिमांशु त्रिवेदी की जो है यानी बौद्धिक अहंकार के द्वारा सिर्फ हमेशा हिंदू सनातन की रट लगवाता है, उस पर आक्रमण जो है करना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, न कि रामचरितमानस पर। ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी वो जिस पार्टी से है उसी पार्टी के नेहरू ने, गांधी ने इस देश को बांटा, इस देश की जमीन दिया जो वो दुश्मन चीन को, और उससे ये बीजेपी वाले मोदी महोदय भारत जोड़ो की यात्रा करवाते हैं, सारी सुविधा उसको वो मुहैया करवाते हैं। और ये इतने बेशर्म हैं कि उसको ठिकाने लगाने के बजाय, ठिकाने का मतलब है कि वो जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है उसका इलाज करने के बजाय संसद में जवाब दे रहे हैं। मोदी महोदय, बीजेपी वालों, जनता ने बेवकूफी करके ठीक है वो चुन दिया तो क्या हुआ? देशभक्ति का तकाजा कहता है कि राहुल गांधी जैसे गद्दारों का जो है इलाज किया जाना चाहिए। और तुम लोगों की गद्दारी का आलम यह है कि उसको इतना ऊंचा मंच दे रहे हो कि वो आकर के भाषण कर रहा है। डोकलाम के मुद्दे पर क्या गद्दारी की? क्या ये मोदी महोदय, क्या बीजेपी वाले उसको ढक देंगे? कल को हिसाब होगा कि डोकलाम के मुद्दे पर इसने क्या गद्दारी की और बीजेपी वालों ने और मोदी महोदय ने कैसे उसको ढका। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो राहुल गांधी ने गद्दारी की, तो राहुल गांधी का जीएनपीसी का तो हिसाब यह देश लेगा ही, आने वाला वक्त लेगा। इन मोदी जी का भी हिसाब लेगा कि किस तरह से आज तक जांच तक नहीं करवाए कि ये गद्दार राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके और उसे रिश्वत भी लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए क्या क्या यानी महत्वपूर्ण और संवेदनशील सामरिक महत्व की सूचनाएं उस दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से साझा किया, इसने गद्दारी किया। अच्छा, एक बात और, जो ये वीडियो जारी हो रहे हैं इनके साथ बहुत हमको इस बात की आशंका है कि बीजेपी की जो सरकार है ये सोशल मीडिया की जितनी खुराफातें हैं, अब ये खुराफातों के जरिए इसको रोकना चाहती है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों का ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसलिए जनता की ताकत के आगे इनकी ताकत कुछ नहीं है। जब तक आप जागृत नहीं होंगे, इसको प्रचारित नहीं करेंगे, इन बीजेपी वालों की खुराफात वो बढ़ती जाएगी। जैसे भारतीय जनता दल बीजेपी वालों की और एक नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा वो पहन करके देश के साथ मैंने क्या देशद्रोह, क्या किस टाइप का देशद्रोह ये कर रहे हैं, जिसके विषय में भारतीय जनता दल इनको बेनकाब कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया की खुराफात के जरिए इसको रोकना चाहते हैं, ये भी चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खुराफात है व्यूअरशिप, जो व्यूअरशिप की संख्या को सीमित कर देना।
मोदी महोदय भाषण में कांग्रेसियों की ओर इशारा करके कह रहे थे कि आप मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं, लेकिन हम उनको भारतीय समझते हैं। तो मोदी महोदय हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भारतीय समझते हैं, ठीक। और समित पात्रा भी बोल रहा था कि हम जो है ये ओवैसी महोदय जो है दिन रात मुसलमान किए रहते हैं और मुसलमान के अलावा जो है यानी कि कोई और राजनीति नहीं करते, लेकिन हम तो मुसलमानों को भारतीय मानते हैं। ठीक है, आप सिर्फ मुसलमानों को भारतीय मत माने, पूरे देशवासियों को भारतीय मानिए मोदी महोदय, समित पात्रा महोदय। लेकिन उससे बड़ा सवाल, आप अपने को क्या मानते हैं? मोदी महोदय आप बोलिए, आप क्या मानते हैं अपने को? कई बार आप बोल चुके हैं कि गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, तो आप अपने को बोलेंगे कि गर्व से हम हिंदू हैं और दूसरे को बोलेंगे कि क्यों भारतीय है। जरा अपने योगी महोदय जो कि आपके माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सिखा दीजिए और उनके दिमाग से जरा पूछिए कि वो भारतीय हैं कि हिंदू हैं। वो तो मुख्यमंत्री के रूप में भी इतनी बेहयाई से कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। और इस संबंध में योगी आदित्यनाथ महोदय ने एक बार कोई महिला थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके थी, उससे बहस कर रहे थे और वो महिला जो है यानी अपने आदर्श के रूप में स्वामी विवेकानंद और सूफी संतों का हवाला वो दे रही थी। और तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ महोदय यह कहते हुए देखे गए कि वो ये कह रहे थे कि हम भी तो यही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ महोदय आप झूठ बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि हमको हिंदू होने पर गर्व है या गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कभी नहीं कहा। उन्होंने जरा याद करिए हिंदू सनातन की कितनी कमियां व्यवहारिक रूप में उनको और स्वामी विवेकानंद जी ने अच्छी तरह से आईना दिखाया हुआ है। ऐसे जो है ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद और उसका एक कलेक्शन है, संग्रह है, उसको देख लीजिए आप पहले। और जहां तक कि धर्म का सवाल है, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के विषय में जो कहा था उसको योगी आदित्यनाथ महोदय सुन लीजिए आप। उन्होंने ये कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है। अब देखिए ये उन्होंने बोला था कि जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं उसी का सेवक हैं हमारे स्वामी विवेकानंद, और उसी प्रभु की सेवा करना और उसको सुख सुविधा का चिंतन करना ही उन्होंने कहा कि हमारा ये धर्म है। और फिर इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ये है उनका कहना। तो आप जैसे लोग जो है मुख्यमंत्री बन भी गए और पता नहीं कितनी बार आप अब सांसद चुने गए और सार्वजनिक जीवन में पता नहीं कब से हैं, लेकिन झूठ हम नहीं कहते हैं। आप अकेले झूठ बोलने वाले हैं। आपके दादा नाना तो ये बन गए हैं सब ये जेएनपीसी वाले, और जेएनपीसी वाले झूठ ही नहीं बोलते। वो तो जितने भी बड़े अपराधी होते हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, जितने भी बड़े अपराधी होते हैं उनके 3 हथियार होते हैं।
एक तो बार बार झूठ बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार झूठ बोलने से, 100 बार झूठ बोलने से, 1000 बार झूठ बोलने से वो सत्य जैसा दिखने लगता है। शायद इसी प्रयास में बोलते हैं, बराबर झूठ बोलते हैं और अफवाह जो है बड़े शातिराना ढंग से, बड़ी साजिश के तरह वो फैलवाते हैं। और दुष्प्रचार, यही उनके 3 अस्त्र होते हैं। तो कोर्टों में भी जो जिस तरह से बहस करते हैं उनके वकील वगैरह, जो है सिर्फ झूठ। अब सवाल है कि राहुल गांधी जैसा इस देश का गद्दार भी है, इस देश का लुटेरा भी है, ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया है, डोकलाम के मुद्दे पर उसकी गद्दारी है, और जो है चीन के साथ भी समझौता किया, समझौता करके भारत का जो है बाजार खोल दिया दुश्मन चीन के लिए। हमारा माने व्यापारिक घाटा जो और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत घातक रूप में चोट पहुंचाने वाला जो है व्यापारिक घाटा चीन के साथ, ये जो है गद्दार राहुल गांधी की ही देन है। तो उसकी गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे गद्दार से मोदी जी भाषण सुन रहे हैं, ऐसे गद्दार से ये लोकसभा जो भाषण सुन रही है। तो ऐसी लोकसभा पर भी लानत है, मोदी जी पर भी लानत है, और ऐसी व्यवस्था पर भी लानत है जो कि गद्दारों से जो वो उपदेश वो सुन रही है। उसके जवाब में रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी और लोग जो है बस ये गिना रहे हैं कि यूपीए काल के भ्रष्टाचार। मोदी जी आपको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। मैं आप स्पष्ट कहूंगा, इतने घोटाले उसके हैं यूपीए काल के, एक का भी आपने जांच करवाई, एक का भी आपने किसी को सजा दी, किसी को बेनकाब किया? किस मुंह से जो है उन घोटालों का नाम सरकार में रहते हुए आप ले रहे हैं? सरकार में रहते हुए आपको घोटालों का नाम नहीं लेना है, आपको कार्रवाई करनी है। और उन घोटालों पर तो जो पूछा जाता है तो सारे के सारे बीजेपी वाले, माने यूपीए काल के जितने भी घोटाले थे, 2G है, CWG है, आदर्श सोसाइटी वाला है, इसरो है, पनडुब्बी है, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है, कोयला घोटाला है, वो तमाम है। सारे घोटाले बीजेपी वालों और मोदी महोदय वो निकल गए। और ऐसे मौके पर बस इतना ही कहा करके निकल जाते हैं कि यूपीए जो है घोटालों का एक काल था, एक समय था। अरे महोदय, जनता ने आपको इन्हीं घोटालों पर कार्रवाई करने के लिए जो आपको सत्ता दी है, आपको सत्ता में बिठाया है। अभी भी आप उसका नाम ले रहे हैं वोट भुनाने के लिए। कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। ये धोखाधड़ी जो है बीजेपी वालों के द्वारा और मोदी जी के द्वारा चल रही है। आप ऐसा एक माहौल दे रहे हैं, आपने कबूला है, मोदी महोदय आपने कबूला है कि यह कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी है। आपने यह भी कबूल किया है कि यदि इनके द्वारा लूटे हुए काले धन को विदेशी बैंकों से वापस ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। अब जिसने देश को लूटा है और जिसका काला धन है वो विदेशी बैंकों में, वो उल्टे आप आरोप लगा रहा है कि हमको हमारा 15 लाख रुपया दो। बताइए किस तरह से आप जो है मतलब कि यानी सत्य माने जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको ढक करके एक नई स्थिति जो कि इन देश के डकैतों को, जीएनपीसी जैसे डकैतों को, उनके पापों को ढकने वाला एक इकोसिस्टम, एक माहौल जो है आप बनवा रहे हैं।
और आपको शर्म नहीं आती है कि वो देश का लुटेरा कह रहा है जिसने लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया, वो आपसे कह रहा है कि मेरा और जो है मेरा 15 लाख 15 लाख रुपये दो, और आपने जो है 15 लाख रुपया देने का वादा किया हुआ है। तो जो 15 लाख की बात सब कहते हैं ना, ये जितने भी सपा वाले, जेएनपीसी वाले, फलाने वाले, 15 लाख वास्तविकता है ये, उन्होंने कहा कि जो जेएनपीसी ने इस देश को लूट कर विदेशी बैंक में जमा किया है उसको लाया जाए, तो उसको सब नहीं कहते हैं। मोदी जी 15 लाख रुपया देने का वादा किया। तो इस तरह से जो ये झूठ का वातावरण, वो भी देश विरोधी वातावरण जो बनवा रहे हैं अपने सरकार के तत्वाधान में, यह देश को बर्दाश्त नहीं है। और तथ्य धीरे धीरे आ रहे हैं। मोदी महोदय आप लाख छुपाएंगे, आने वाला समय, आने वाला वक्त पूरा हिसाब लेगा। जेएनपीसी का तो लेगा, निश्चित रूप से लेगा। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी गद्दारी का हिसाब लेगा। गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भी गद्दारी का हिसाब लेगा। इंदिरा गांधी की भी गद्दारी का हिसाब लेगा आने वाले समय यह देश, यहाँ के लोग। लेकिन आपका भी हिसाब लेंगे किस तरह से। श्यामा प्रसाद जो है वो मुखर्जी से, प्रसाद मुखर्जी तो खैर नहीं थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के इस गद्दार जेएनपीसी की रक्षा करते रहे, इसका एक इतिहास है। तो आपका भी हिसाब ये देश लेगा, जरूर लेगा। देश जो है वो शर्म से झुक जाता है कि आप 26 जनवरी के दिन इन्हीं तत्वों के द्वारा, जेएनपीसी के तत्वों के द्वारा, इन्हीं कम्युनिस्टों के द्वारा, इन्हीं खालिस्तानियों के द्वारा जो है आपने देश को शर्मसार करवाया। दिल्ली पुलिस के 500 जवानों को पिटवाया और खालिस्तानी झंडा जो है इन्हीं देश विरोधी ताकतों के द्वारा जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटाकर लगाया गया, वो भी हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर। ये सारा जो है भारत को शर्मसार करने वाली गतिविधि जो है, इसको आपने करवाया। यानी इन जेएनपीसी कांग्रेसियों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा। तभी आपको शर्म नहीं आई और देश भूलेगा नहीं। देश ने देखा कि ये देश के दुश्मन जेएनपीसी वाले, ये देश के दुश्मन कम्युनिस्ट वाले, और उसके साथ साथ खालिस्तानी आतंकवादी मिलकर के किसान आंदोलन का मुखौटा पहन करके पूरा इस देश को, दिल्ली को जो है बंधक बनाए हुए हैं। इन देश विरोधी ताकतों का निपटारा करने के बजाय मोदी महोदय आपने इनके आगे घुटने टेक दिए। और उसी दौरान राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन जो है आपने देश को शर्मसार किया, इनको मौका दे करके कि ये हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी झंडा लगवाने का शर्मसार किया आपने। लेकिन आपको शर्म नहीं आई, और ऊपर से इस अपमान की आग में आपने घी डाला। इस अपमान की आग में आपने घी डाला जब आपने संसद में यह घोषणा किया कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। जब तक मोदी हैं, इसको उसका आपके कार्य का तात्पर्य था कि जब तक आप हैं तब तक इन देश विरोधी ताकतों को, देश को शर्मसार करने वाला और देश विरोधी हरकत करने वाली गतिविधि का पूरा जो है व्यवस्था और समर्थन आप करते रहेंगे। ये संदेश आपने खुलेआम जो है संसद में दिया कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। देश भूलता नहीं है। और
बात यहीं तक नहीं है। ये तो रहा बीजेपी वालों का चरित्र, दोहरा चरित्र। और इसके जवाब में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का जो बौद्धिक वर्ग है वो तो और जहरीला है। इसके जितने भी इतिहासकार हैं उस तबके से, और जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, चाहे नदवा में हो, चाहे जामिया मिलिया में हो, चाहे कहीं भी हो, वो जो है सिर्फ आरएसएस और बीजेपी विरोध में पूरी मानसिक ऊर्जा लगा दी है और पूरे दिमाग को खाली कर दिया है, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस विरोध में। जब एमयू से यह नारा लगता है कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी और एमयू की छाती पर, ये क्या दिखाता है? पढ़ाई होती है वहां पर। तो पूरी मानसिकता जो है, जो तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दो दुर्भाग्य है। एक तो वो तबका, हमारे देश विरोधी जो ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस और कम्युनिस्ट और इस प्रकार से या सपा वाले जो भी हैं, इनके देश विरोधी यानी दुष्प्रचार का सबसे पहले और सबसे अधिक वो शिकार बनते हैं। कौन? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और दूसरा दुर्भाग्य है कि उस तबके से जितने भी विद्वान अब तक, खास करके आजादी के बाद हैं, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी विरोध में पूरा अपना दिमाग खाली कर दिया, पूरी दिमाग की ऊर्जा जो है वो खर्च कर दी है। उनकी नजर में राहुल गांधी गद्दार नहीं दिखता है। वो राहुल गांधी उनकी पसंद बन गए हैं, वो गद्दार। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से अधिकांश लोगों की ये गद्दार राहुल गांधी वो पसंद बन गए हैं। तो ये जहरीला वातावरण चारों ओर से है। और खासकर और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका तो कहना ही क्या। इतनी बड़ी सांप्रदायिक ये है ममता बनर्जी, हिंसक भी है, माफियावादी भी है, दादागिरी भी दिखाती है, और हमेशा भेद। वो हिंदी भाषियों को फेंकवा दूंगी, बाहर कर दूंगी, इस तरह की बात है। लेकिन भारतीय भाई बहनों, आप इस चीज को मत बोलिए। भारतीय जनता दल का ये प्रयास जो है भारतीयता के माहौल को जो आगे बढ़ाना है, इसलिए कि भारतीय जनता दल का जो प्रेरणा, जो शक्ति है, हमारे सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, शहीद आजम भगत सिंह हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अमर शहीद अशफाकुल्ला जी हैं, अमर शहीद खुदीराम बोस जी हैं, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी हैं, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी हैं, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू जी हैं। ये प्रेरणा की ताकत है। तो इन सारी ताकतों का नाश करेगा जो देश विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेस में, और जो ये देश विरोधी ताकतों की जो रक्षा कर रहे हैं उनका। चूंकि भारतीय जनता दल को राष्ट्र की चिंता है, ये हमारा देश एक भारत राष्ट्र के रूप में कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो, और ये सब बात बोल रहे हैं
हिंदू राष्ट्र की बात है। ये हिंदू राष्ट्र को वकालत करते हैं और धौंस देते हैं कि यदि आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, गजवाए हिंद वाला और दारुल इस्लाम वाला। किस तरह का ये जहर बोल रहे हैं बीजेपी वाले सब। तो हमारे भारतीय भाई बहन इस वीडियो को बढ़ाइए। ये बीजेपी अब जो है, बीजेपी सत्ता में रहते हुए जो सोशल मीडिया की सारी खुरापात जो है इसको रोकने के लिए लगा रही है, लेकिन उसकी इस ताकत के आगे आपकी ताकत जो है वो कई गुना ज्यादा है। आपकी ताकत के आगे इनकी ताकत कुछ नहीं है। तो आप खुद बढ़ाइए, अपने बच्चों से बढ़वाइए, ये जन जन तक पहुंचे, इसकी आवश्यकता है। देखिए अब ये कितने बड़े ये दोहरे चरित्र हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के किसी मौके की नजाकत के दबाव में तो बोलते हैं कि हम इनको भारतीय समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इनको मुसलमान समझता है और जो है कांग्रेस वाले इनको मुसलमान समझते हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी कहते हैं हम इनको भारतीय समझते हैं, लेकिन अपने को हम हिंदू हैं, गर्व से कब हिंदू हैं। उसको इनका योगी आदित्यनाथ बोलेगा गर्व से हिंदू हैं। इससे बड़ा घिनौना दोहरा चरित्र की मिसाल आपको कहां मिलेगी। तो इस बीजेपी को भी हमारे इस राष्ट्र को महफूज रखने के लिए इस भारत की पावन धरती से समूल विनाश उसी प्रकार करना होगा जिस प्रकार हमारे जो है परम राष्ट्रभक्त बहुत बड़े दार्शनिक चाणक्य जी ने कुश को जड़ से उखाड़ा था। कुश को जड़ से उखाड़ा था, उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके उसको जड़ से उखाड़ा था। तो इस बीजेपी को भी जड़ से उखाड़ने का, इसलिए कि इसमें जो तत्व हावी है वही जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन को बर्बाद किया है और आज देश को बर्बाद करने के लिए देश के गद्दारों को ये पाल रहे हैं। और जितने भी तत्व इस देश के लिए आवश्यक हैं सबका मजाक उड़ाते हैं। देखिए बात चली थी हिंदी से। हिंदी का असली स्वरूप है जो कि हिंदी उर्दू मिली हुई वो असली हिंदी है। इन्हीं कट्टरवादी तत्वों ने उसे हिंदी और उर्दू मिला हुआ जो हिंदी थी उसमें से सारे उर्दू के शब्द निकाल दिया, वहां पर संस्कृत के शब्द ठूस दिया। संस्कृत के शब्द उसमें ठूसे जाने के कारण वह हिंदी अटपटी हो गई और अग्राह्य हो गई और हिंदी विरोधियों के हाथ में इन सबों ने एक और तलवार दे दिया, एक और हथियार दे दिया कि इस हिंदी को कौन पढ़ेगा। लौपथगामिनी मान रेलवे के लौपथगामिनी, स्टेशन को लौपथगामिनी विश्राम स्थल, इस प्रकार से हिंदी को अटपटा कर दिया और हिंदी विरोधियों को के हाथ में एक और हथियार दे दिया और हिंदी की वो दुर्दशा करवाए कि आज देखने पर ये मन जो है पूरा द्रवित हो जाता है कि अपने ही देश में हमारी हिंदी जो कि इनकलाबी जुबान से हमारे आज़ादी की लड़ाई का, वो विदेशी अंग्रेजी के आगे ये दासी बनी हुई है। इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार जो है वो तत्व हैं, कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन के, खास करके जिन्होंने हिंदू सनातन को भी तबाह किया, देश को भी तबाह कर रहे हैं और हमारी जो देश की भाषा है हिंदी को भी तबाह कर रहे हैं। और सिर्फ ये देखिए, ये कांग्रेसियों के आगे भीगी बिल्ली बनते हैं, उनसे पिटते हैं। और कौन कांग्रेसी? जो इस देश के गद्दार भी है, लूटने वाले भी है, देशद्रोही भी है। सारी संस्थाओं को जिसने बंधक भी बनाया है, दंगे करवाए हैं, सबको मरवाया है। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी मरवाया, हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को मरवाया और देश को बांटकर 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया। ऐसी कांग्रेस के आगे ये हमेशा पिटते रहते हैं, भीगी बिल्ली बनते रहते हैं। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तबके के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं।
ये इनकी नीयत है, ये हो है। तो ये कभी भी राष्ट्र के हो नहीं सकते। लेकिन भारतीय भाई बहनों, ये आपको भी करना पड़ेगा कि जिस जातिवाद के, जिस संप्रदायवाद के, जिस भाषावाद के, जिस प्रांतवाद के दलदल में आप लोग फंसे हुए हैं, उससे बाहर आइए। भारतीय मानिए, शुरुआत यहां से होगी। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।